हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम प्रश्नमाला 3.2 है उसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब हमारे को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। उसने जो गणित की प्रतियोगिता उसमें क्या लिया था? भाग लिया था। और यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अब हमें तो पता ही नहीं है लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, और लड़कों की संख्या कितनी है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया, जैसे लड़कियों की संख्या मैंने मान ली x और लड़कियों की संख्या कितनी मान्य y मान ली। तो जो y का मान है वो कितना होगा? x प्लस 4 होने वाला है। एक समीकरण कौन सा बनेगा? टोटल विद्यार्थी कितना? x प्लस y बराबर कितना होगा? 10। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। तो देखिए मित्रों कि हमने मान लिया कि मानना लड़कों की संख्या कितनी है? x है। लड़कियों की संख्या मैंने मान ली y, ठीक है। तो अब देखो कुल हमारे पास कितना दिया गया था? 10 विद्यार्थी थे टोटल, यानी x प्लस y कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। और हमें एक बात और बताई गई थी कि जो लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितनी है? y है। वो लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या यानी x प्लस कितनी होगी? 4 होगी। अब देखिए हम हल करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। तो x बराबर मान कितना होगा? 10 माइनस वाई। अब देखिए मैं यहाँ पे सीधा ही रख देता हूँ मान है कि यदि मैं यहाँ पे y का मान 5 रखूँ तो 10 x का मान कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। यदि मैं y का मान यहाँ पे 8 रखूँ तो मैं x का मान कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। इसी प्रकार मैं समीकरण नंबर 2 से करता हूँ। समीकरण 2 से देखिए y बराबर कितना है? x प्लस कितना है? 4 है। x प्लस कितना है? 4 है। तो समीकरण सीधा सही है और हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। वो देखिए किस प्रकार है x और y। यदि मैं यहाँ पे x का मान 4 रखूँ तो y का मान मेरे पास कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और यदि मैं x का मान यहाँ पे 2 रखूँ तो मेरे y का मान मेरे पास कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब हम इसको एक ग्राफ जो है उसका हल करते हैं। ग्राफ में तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। देखिए इसके अंदर है, यदि हम पहला समीकरण ले उसमें क्या हमारे पास x का मान 5 है और y का मान कितना है? 5 है। तो x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान 5 है यहाँ पर। तो मतलब इसको यदि सीध में रखे तो ये लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। और x का मान 2 है और y का मान 8 है। x का मान 2 और y का मान कितना है? यहाँ पे 8 है। तो लगभग ये यहाँ पर आने वाला है। तो हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और ये इस समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी हमें, उस समीकरण नाम होगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 10, ठीक है। और एक समीकरण और है, x बराबर 4 है, y बराबर कितना है? 8। x बराबर 4 यहाँ पर है, y बराबर 8 है। देखो y बराबर 8 लगभग ये इसके सीध में यहाँ पर आएगा, ठीक है। और x बराबर 2 और y बराबर 6। x बराबर 2 है और y बराबर कितना है? लगभग यहाँ पर 6 है। तो अब देखो इन दोनों को हम मिलाते हैं। वो किस प्रकार? देखो ये इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट है और यदि इन पॉइंट को देखो, ये पॉइंट है यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मतलब है इन दोनों रेखाओं से क्या हो? ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी है। तो इसका एक मतलब है अद्वितीय हल होने वाला है। और इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक देखिए किस प्रकार होगा। इस बिंदु का निर्देशांक एक तो देखो ये यहाँ पर 3 पर मिल रहा है और ये यहाँ पर 7 पर मिल रहा है। तो पहले हमेशा 3 आता है, उसके बाद हमेशा कितना आता है? 7। मतलब पहले x का और उसके बाद y का। तो x का तो मान कितना है? यानी कितना है? 3। y का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7। देखो दोनों को जोड़ो। हमने जो संख्या मानी थी, जो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी मानी थी? x। तो x का मान हमारे पास है 3 और लड़कियों की संख्या हमने मानी थी y। तो y का मान यहाँ पे कितना है? 7। कितना है? 7। अब देखिए कि हमें तो टोटल बताना था x और y का मान। तो 3 और कितना है? 7 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
तो मैंने ये लिख दिया जैसे कि अतः दोनों रेखीय समीकरणों से प्राप्त जो सरल रेखाएं ये बिंदु, मैंने इस बिंदु का नाम दे दिया P दे दिया, और इसके जो निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख दिए, पर प्रतिच्छेद करती है। तो अक्ष का मान 3 है, अक्ष हमने माना था लड़कों की संख्या यहाँ पे 3 है, लड़कियों की संख्या कितनी है वही है। तो टोटल देखिए आप कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यही बस आपने को सवाल पूछा था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य का कुल मूल्य कितना, 50 रुपये। ठीक है, अब देखो ये तो संख्या दे रखी है और हम जो रुपए मान लेंगे, यदि उनको यदि गुणा किया जाए तो ये भी मतलब रुपये होगा, और रुपये का जो योग है वो 50 के बराबर होगा। उसी प्रकार हम कर लेंगे। ठीक है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अपन को ज्ञात करके बताना है। तो हम कलमों की संख्या मान लेंगे और जो कलमों का मूल्य और पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य है y रुपये। तो अब जो हमारे जो प्रश्नानुसार है हमको उस प्रकार रख देते हैं। तो देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य टोटल कितना है, 50 रुपये। देखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x, और एक कलम का y रुपये है तो 7 कलमों का कितना होगा, 7y, और इन दोनों का योग कितना है, 50 के बराबर। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गई एक। अगली जो बात कही गई है उसमें है कि 7 पेंसिल का मूल्य कितनी है, 7 पेंसिल का मूल्य है 46 रुपये। कितना है, 46 रुपये। तो देखिए हमारे पास है पेंसिल का मूल्य कितना है, x है एक पेंसिल का, तो 7 पेंसिल का कितना होगा, 7x, और एक कलम का y रुपये है तो 5 कलमों का कितना होगा, 5y, और टोटल हमारे पास कितना है, 46। हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम हल करते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो देखिए कि 5x प्लस 7y बराबर कितना है, यहाँ पर 50 है। तो हम एक चर का मान निकाल देते हैं, जैसे 5x बराबर हमने तो, ठीक है, और 50 माइनस कितना होने वाला है यहाँ पर 7y, और x बराबर क्या होगा, 50 माइनस 7y बटा 5 कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, अब देखो हम एक सारणी बना देते हैं। देखो जो कैलकुलेशन है वो आप थोड़ी सी कर लेना। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा आपको बता देता हूँ x और y। देखिए यहाँ पे हम यदि 5 रखें तो 7 में कितना होने वाला है, 35 होने वाला है। यदि y का मान मैं रखूँ 5, कितना रखूँ, 5 है, तो 7 में 35 और 35 और 15 कितना होने वाला है, 50। तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 में अपन को 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5 तेरी 15 आने वाला है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर कितना रखें, हम यहाँ पर है कितना रख देते हैं, जैसे 10 रखें, 10 रखेंगे तो -70 होगा, और -70 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 20 बचने वाला है। और 20 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आने वाला है। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पर 10, कितना रखते हैं 10, और 5 का यदि इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास आने वाला है 4। कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से देखिएगा कि 7x प्लस 5y बराबर कितना यहाँ पर 46 है। और तो हम जैसे कि 7x बराबर 46 माइनस 5y करते हैं। ठीक है, और या चलो ठीक है इस प्रकार कर लेते हैं। और x बराबर कितना होगा, 46 माइनस 5y बटा जो इसके साथ गुणा में था वो इसके अंदर जाएगा, भाग में जाएगा, कितना जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम y कहानी वो मान रखेंगे ताकि हम 7 से भाग देने पर हमारे पास पूर्णांक ही प्राप्त हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ y का मान यदि -2 रखूँ, -2 रखूँ तो -2 को 5 से गुणा करने, -5 से गुणा करने पर होगा प्लस का 10 होने वाला है। 10 ये और 46 ये, तो कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। 56 में 7 का भाग देने पर कितना हमारे 7 8 56। तो x और y हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और y का मैंने मान कितना रखा, -2, तो मेरे पास आया 7 8 56। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए यदि मैं यहाँ पर मान रखूँ 5, कितना रखूँ, प्लस का 5 रखूँ, जैसे कि प्लस का 5 मैंने रखा यहाँ पर, तो 5 माइनस का 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 25, और प्लस का यहाँ पे कितना है 46 है। तो 6 में से 5 जाएगा 1, तो 4 में से 2 जाएगा 2, कितना बचेगा 2, और बट्टा में कितना है 7, और 7 तेरी कितना होने वाला है 21। तो मैंने मान रखा प्लस का 5 और मेरे पास आया 3, कितना आया 3 है, 2 मान बहुत है। ठीक है, अब देखिए हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए किस प्रकार, तो देखो मैंने ये ग्राफ बना दिया, और पहली कंडीशन देखिए आप x बराबर 3 और y बराबर कितना है 5 है। x बराबर 3 यहाँ पर है, y बराबर 5 देखिए इसके सीध में
ये लगभग यहाँ पर है, ठीक है। और x बराबर 10 है और y बराबर 4 है। x बराबर 10 है और y बराबर 4 है। 4 देखिए लगभग ये यहाँ पर सी है ना, तो हम दोनों को इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। और इस पर हम देखो, इस पर जो समीकरण है वो लिखना ज़रूरी है। जैसे 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50 है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये x बराबर कितना है 8, y बराबर -2। x बराबर तो कितना हमारे पास 8 है, y बराबर -2 यहाँ पर है, तो ये लगभग यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। x बराबर 3 है और y बराबर लगभग 5 है, ये यहाँ पर ही है, ठीक है। तो हम दोनों इन दोनों को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऊपर की जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो ये देखिए कहाँ पर मिल रहा है, एक तो 3 पर मिल रहा है और एक 5 पर मिल रहा है। तो इस यदि एक बिंदु मैंने मान लिया P, तो इस निर्देशांक इस प्रकार होगा 3,5 वो आने वाला है, ठीक है। तो 3,5 है। तो अब देखिए कि 3 क्या ही और 5 क्या है। देखो मैंने पेंसिल का मूल्य माना था x रुपया और कलम का मूल्य माना था मैंने y रुपया। तो एक पेंसिल का कितना रुपया आएगा मेरे पास 3, तो मैं रख देता हूँ। जैसे कि पहले तो हम ये रख देते हैं, मतलब ये लिख देते हैं कि दोनों जो समीकरण है वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने ये यहाँ पर रख दिया है कि अतः दोनों जो रेखिक समीकरण से प्राप्त जो सरल रेखाएं वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। और ये बिंदु P के निर्देशांक ये पहला अक्ष और ये क्या है, y है। तो मैंने x माना था पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये। तो ठीक है, ये मतलब जो क्वेश्चन है 3.1 और 3.2 का जो पहला है वो क्या है, दोनों मतलब जो 500 क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अनुपात तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर अथवा समपाती है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि वो इनकी जो तुलना करके बताया था, यदि दो आपस में यदि बराबर नहीं है तो वो क्या होगी, प्रतिच्छेद होगी, ठीक है। यदि तीनों ही बराबर है तो वो क्या होगी, समपाती होगी, ठीक है। यदि एक जो लास्ट वाला जो c1/c2 पहले दो अनुपातों यदि बराबर नहीं है तो वो क्या होने वाला है, समांतर होने वाला है। तो अब देखिए हम किस प्रकार करते हैं। देखिए पहला हमारे पास ये समीकरण युग्म है, ये दोनों एक समीकरण युग्म है। अब देखिए हम किस प्रकार रखते हैं कि उपरोक्त समीकरण समीकरण युग्म की तुलना किसके करेंगे, जो व्यापक रूप है ना हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर आएगा 5, कितना आएगा 5, और b1 बराबर कितना आएगा -4, और c1 बराबर कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। और यहाँ पे देखिए a2 बराबर कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, और b2 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 6, और c2 बराबर कितना आएगा यहाँ पर -9। तो अब देखो हम इसके जो अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं जो हमें दिया गया है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे कि a1/a2, ठीक है, और b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए a1 कितना है 5 है, a1 कितना है 5 है, a2 कितना है 7 है, b1 कितना है -4 है, और b2 कितना है यहाँ पर 6 है, और c1 कितना है 8 है, और c2 -9 है। इसको थोड़ा सा यदि हम हल करें तो देखिए ये तो मतलब मिल कहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अनुपात ये नहीं मिल रहे हैं, ये 5/7 है, 4/6 है, ये 8/9, तो मतलब ये सेम नहीं है, तो ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो आपको बताया गया यदि आपस में बराबर नहीं है तो यह क्या करेंगे, ये दोनों जो समीकरण युग्म है उनसे जो हमें ग्राफ में जो सरल रेखा प्राप्त होती है वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी होने वाली। क्या होने वाली है, प्रतिच्छेदी होने वाली है, और उसका एक हमारे पास मान आने वाला है। क्या एक मान आने वाला है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी लिख देते हैं, ठीक है।
तो मैंने A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये मैंने रख दिया है। अब ये कंडीशन हो तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर कि अतः जो रेखीय समीकरण युग्म है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रख दिया है कि अतः रेखीय जो समीकरण युग्म है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं ये कंडीशन होता है। अब ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि अपन इसको थोड़ा सा वो क्या कर सकते हैं, हल भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार है कि हम इनमें से कॉमन इनमें से कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा y, और 3 चौक 12 बराबर है 0, यानी 3 का इसके अंदर दोनों पक्षों में हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसका भी यदि थोड़ा सा हल करें तो किस प्रकार होगा, इसमें 6 का भाग जाएगा ना, तो 6 3 18 और 6 कम 6 और 6 चौका 24 बराबर कितना आने वाला है 0। तो इसी प्रकार हम रख देते हैं समीकरण युग्म की जो तुलना जो a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x b2y तथा प्लस c2 से करने पर, c2 बराबर 0 से करने पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सीधा रख देता हूँ, जैसे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 से तुलना करने पर देखिए कि a1 का मान कितना है यहाँ पर, अब हम रखेंगे 3, कितना रखेंगे 3, और a2 का मान यहाँ पर रखेंगे 3, b1 का मान भी 1 है, b2 का मान भी कितना है 1 है, c1 का मान भी 4 और c2 का मान भी कितना है 4 है। तो ये कितना 3 में 3 का भाग a1 1 आने वाला है, कितना आने वाला है 1/1। ठीक है, 1/1 आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी क्या है बराबर है, और सभी जब बराबर हो तो हम क्या रखते हैं कि ये समपाती है, ये क्या है समपाती है। ठीक है, तो इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो हम कह देते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होने वाली है, समपाती है। क्या है, समपाती है, और इसके अनेक हल है, और इसके क्या है अनेक हल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, तो हम इसको देखो a1/a2 प्लस बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2, मतलब यहाँ पे कोमा लगाना है, क्या लगाना है कोमा लगाना है। ऊपर भी देखो मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या करना है कोमा करना है, क्या करना है कोमा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है कोमा लगाना है, फिर हमें नीचे ये लिखना है। ठीक है, तो देखिए तो से तुलना करने पर हम लिख देते हैं ना उपरोक्त जो हमें समीकरण युग्म उनकी तुलना इन अनुपातों से करने पर। तो a1 का मान यहाँ पर कितना है 6 और a2 का मान है 2। ठीक है, और अब देखिए हम बराबर है या नहीं, b1 का मान यहाँ पर -3 है और b2 का मान -1 है। ठीक है जी, और c1 का मान यहाँ पर कितना है 10 है और c2 का मान यहाँ पर कितना है 9 है। देखिए यदि मैं इसके अंदर भाग दूँ कि 2 का 6 में दूँ तो 3/1 कर सकता हूँ, बराबर ये भी 3/1 कर सकता हूँ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और लेकिन 10/9 इसको मैं नहीं काट सकता, तो ये इसके क्या है बराबर नहीं है। तो इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2, ये तो बराबर है, लेकिन c1/c2 आप इनके दोनों के बराबर नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग्म में क्या होने वाले हमारे पास है समांतर होने वाले, क्या होने वाली है समांतर है। रैखिक समीकरण युग्म में क्या है से प्राप्त जो भी सरल रेखाएं हैं वो क्या है युग्म से प्राप्त सरल रेखाएं क्या है हमारे पास अब समानांतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन भी मतलब उसी प्रकार है, इसमें हमें बताना है संगत है या फिर असंगत। अब हमें पता है कि यदि या तो रेखाएं समानांतर हो या फिर रेखाएं नहीं, या तो रेखाएं क्या हो संपाती हो या रेखाएं क्या हो प्रतिच्छेदी हो, तब उनके हल क्या होते हैं संगत है, और समानांतर होती हैं तो उसके हल क्या होते हैं असंगत है। इसी प्रकार जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 किया था और उन अनुपातों की तुलना करके हमें ज्ञात कर लेंगे। यानी तो पहला जो समीकरण युग्म है वो इस प्रकार का है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं जो उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना a1/a2 b1/b2
और C1/C2 से करने पर, तुलना इनसे अनुपातों से करने पर, ठीक है। तो A1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, और A2 का मान यहाँ पे 2 है, और B1 का मान 2 है, और B2 का मान -3 है, और C1 का मान कितना है, अब देखिए ये 5 है, इसको हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, -5 है, और ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो देखिए अभी आपस में कोई सा भी है, वो कोई भी मान कोई भी अनुपात है वो आपस में बराबर है नहीं है, तो सभी क्या है, नॉट इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। कोई भी मतलब आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी करते हैं, तो इसका एक मान है बिल्कुल है, ठीक है ना। एक्स और वाई का क्या है, एक एग्जैक्ट मान होने वाला है, तो प्रतिच्छेद करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, संगत कहते हैं, क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं कि चूंकि जो ये मान है वो आपस में बराबर नहीं है, तो आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगी, ये जो रेखाएं हैं वो क्या होने, प्रतिच्छेदी होगी, और प्रतिच्छेदी होगी तो उनके जो युग्म है, इनके जो हल है वो क्या होंगे, अद्वितीय हल होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए तो हम यहाँ पर रख देते हैं कि जो भी रेखिक समीकरण युग्म है, जो उनका हल वो क्या है, संगत है, क्या है, संगत है। तो अतः रेखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, क्या है, संगत है, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अनुपातों की क्या है, हमें क्या करनी है, बस तुलना करनी है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। और वो क्या सभी सारी क्या एकदम सरल है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2x - 3y = 8 है। तो देखो हम 8 को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, प्रसातन कर लेते हैं, 2x - 3y - 8 = 0, और इसको किस प्रकार कर देते हैं, 4x - 6y - 9 = 0, ठीक है। तो अब देखिए हम इन दोनों जो समीकरण युग्म उनकी तुलना हम A1/A2 और B1/B2 C1/C2 से करने पर, तो हम क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे कि A1/A2 बराबर है, और B1/B2 बराबर है C1/C2 लिखेंगे, ठीक है। नहीं मतलब एक कोमा लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है, कोमा, ठीक है। तो आप देखिए, तो A1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, कितना है मेरे पास है, 2 है। B1 का मान A1 और A2 का मान यहाँ पे मेरे पास है 4 है, और B1 का मान है -3, और B2 का -6, और C1 का मेरे पास -8 है, और C2 का मेरे पास कितना है, 9 है। देखो ये दोनों तो आपस में क्या बराबर देखो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कितने वाला है, 1/2 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 1/2, लेकिन ये 8/9 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यह इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, क्या होगी, समांतर होंगी, और समानांतर होंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो जो रेखिक समीकरण युग्म है वो क्या होने वाली है, असंगत, क्या होने वाली है, असंगत। क्यों, क्योंकि ये जो समानांतर है, क्या है, ये समानांतर है, इसका कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा तो वो क्या, अगर रेखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है। ये आप अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख देना। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 3/2, कितना है हमारे पास है 3/2, और 3/2 x + 5/3y बराबर कितना है, 7 है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम हल करें, यदि मैं इस पूरे समीकरण को 3/2 ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं इधर लेके आता हूँ, 3/2x + 5/3y - 7, और ये 9x - 10y - कितना रहने वाला है, 14। अब इनकी जो तुलना है हम क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से करने पर है, C2 से करने पर, यानी नाम पूरा लिख देना आपको, ठीक है। अब देखिए A1 का मान कितना है, 3/2। पहले हम देखो इसको बट्टा में भिन्न में है तो हम थोड़ा सा अलग अलग हल कर लेते हैं, A1 का मान A1/A2 अलग कर लेते हैं, B1/B2 का अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए A1/A2 बराबर क्या होने वाला है, A1 का मान कितना है, 3/2, फिर मुख्य बट्टा आएगा, उसके बाद A2 का मान कितना है, यहाँ पर है 3/2 है, कितना है 3/2, नहीं 3/2 नहीं है, यहाँ पे 9 है, कितना है 9 है, ठीक है। यहाँ पे आने वाला है 9। अब देखिए 9 के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं हल करूँ, तो 3/2 बाकी जगह गुणा निशान आता है आपको पता है, और 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको देखो हल करिए, 3 एकम 3 और 3 3 3 9, तो कितना आएगा 1/6 आएगा। इसी प्रकार
b1/b2 देखिए यहाँ पे b1 का मान कितना है 5/3, फिर उसके बाद है मुख्य बट्टा, और b2 का मान है -10 कितना है -10। इसके नीचे मैं एक मान सकता हूँ, तो 5/3 मुख्य बट्टा का गुणा निशान, एक ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/-6 कितना है का 1/-6, ठीक है। तो अब आगे देखिए C1/C2 बराबर कितना आएगा, C1 का मान कितना है -7 कितना है -7, और C2 का मान कितना है -14, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 कितना आएगा 1/, तो देखिए ये कोई सा भी जो मान है वो आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे, तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो ये कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं कि जो रेखाएं हैं वो क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, और प्रतिच्छेदी होगी तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, क्या होगा एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तब ये क्या होगी जो समीकरण जो रेखा जो युग्म समीकरण युग्म वो क्या होने वाले हैं संगत होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं संगत, ठीक है। तो इस प्रकार आप है जो अगला क्वेश्चन आप करके देखिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है कि निम्न रेखीय समीकरण के जो युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, संगत या असंगत हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के थे उसी प्रकार हम देख लेंगे, ठीक है। और तो उसको यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से अपन को हल करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है ना, उसी प्रकार, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और हम देखते हैं ये संगत है या फिर असंगत है। देखो मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पर 1/2 आएगा और यहाँ पर भी 1/2 और 5/10 करें तो भी 1/2 आएगा। ये सभी मान जो अनुपात क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, यानी A1 A2 B1/B2 C1/C2 यदि तुलना करेंगे तब, ठीक है। तो ये सभी समय जो मान है आपस में बराबर होंगे, तो बराबर होने पर हम क्या पाते हैं, बराबर होने पर हम क्या पाएंगे कि ये जो 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 रेखाएं हैं वो क्या होगी संपाती होगी, क्या होगी संपाती होगी, तो उसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो उसका जो जो युग्म है वो क्या होने वाला है संगत होने वाला है, ठीक है। और संगत होगा तो हम उससे ग्राफीय विधि से क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे होने वाला हमारे पास 1/3 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो भी यहाँ पर भी आएगा 1/3, फिर ये आएगा 1/2 आने वाला है, यानी 8 में छोड़ा करेंगे तो 1/2 होगा। तो क्या होने वाला है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा समानांतर होगा, और समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो इस जो रेखीय समीकरण युग्म है वो क्या होगा असंगत होगा, और असंगत होने पर हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2x + y - 6 कितना है 2x + y - 6 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। इसकी तुलना कीजिए आप कि 2/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2 आने वाला है, सीधी सी बात है, और 1/ ये भी 2 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन ये प्लस माइनस कितना है ये माइनस में होने वाला है, ठीक है। और 6/4 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2, ये 3/2 होगा, और ये 1 माइनस में 1/2 होगा, और ये 1/2 प्लस में होने वाला है, तो ठीक है। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे ये प्रतिच्छेद होंगे, ठीक है। और प्रतिच्छेद होने पर हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो हम कहेंगे जो समीकरण युग्म है वो क्या होने वाले हैं संगत होंगे, और संगत होंगे तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 2/4 है, 2/4 हम लिख देखें 2/4 लिखेंगे, फिर माइनस 2/-4 -2/-4 करेंगे, उसके बाद हम -2/-5 करेंगे। तो देखिए ये तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये 2/5 ही रहने वाला है, ठीक है। ये 2/5 तो ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे ये समानांतर है, तो समानांतर है तो इसका कोई हल मतलब इस प्रकार की जो रेखाएं ये ग्राफ के अंदर है ये कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसके जो कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं होता है तो वो क्या होती है असंगत होती है, तो असंगत होती है तो हमें उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने जो ऊपर जो 3 क्वेश्चन किए उसी प्रकार से ये भी आपको करना है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमें ना तो लंबाई का पता नहीं चौड़ाई का पता है, हम मानेंगे, ठीक है।
और कहाँ अर्ध परिमाप यानी परिमाप जो आयत का अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी जो भी आयताकार बाग उसकी हमें क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हम जैसे मान लेते हैं कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x मान ले और लंबाई हमने y मान ली। ठीक है, इस प्रकार हम करेंगे। तो हमने ये मान लिया है कि बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई वो कितनी है y मीटर। अब हम जो प्रश्नानुसार लिखते हैं कि जो जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है 4 मीटर अधिक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। कि हम किस प्रकार करेंगे, प्रश्नानुसार है कि जो जिसकी लंबाई है वो लंबाई क्या है x है, वो चौड़ाई से जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई कितनी है y है और इसी कितनी है 4 मीटर अधिक है। ये तो समीकरण हमारा ये बन गया। और एक हमें बताया गया है कि उसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है। कितना है 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप देखिए हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, देखो परिमाप यानी चारों पास जो बाउंड्री होती है उसको हमें जोड़ना होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होती है चौड़ाई, तो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस से चौड़ाई होती है। लेकिन हमें अर्ध परिमाप निकालना है, हम चूंकि कर देते हैं तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा कर देंगे, आधा इसके करेंगे तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो हमारे पास l प्लस बी ही आने वाला है। और अर्ध परिमाप हमें दिया गया है तो l प्लस बी क्या है, तो l तो हमारे पास है, लंबाई तो x है और b हमारे पास चौड़ाई तो हमारे पास y है। ठीक है, और अर्ध परिमाप हमारे पास कितना है 36 है। कितना है 36 है। तो ये समीकरण हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी क्या करनी है, विमाएँ ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसको ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें जो और अन्य विधि उनसे भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यदि हम ग्राफी विधि से हल करें तो ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं और मतलब कोई जो विधि है उससे भी हम हल कर सकते हैं। तो मैं आपको चलो ठीक है हम ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। देखिए इसको, तो देखिए हम ग्राफी विधि से हल करते हैं इसको। समीकरण 1 से यदि हम देखें तो अक्ष अब देखो y क्या पड़ता जो स्वतंत्र y का हम कुछ भी मान रख सकते हैं। यदि मैं y का मान रखूँ 1 तो मेरे पास अक्ष का मान आएगा 4 और 1 5। यदि y का मान रखूँ मैं 2 तो 4 और 2 मेरे पास कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम करेंगे। यदि मैं देखो यदि y का मान यहाँ पे कितना रखूँ, यदि मैं y का मान यहाँ पर रख दूँ 18 रख दूँ, कितना रख दूँ 18, तो मेरे पास अक्ष का मान भी कितना आएगा 18 आने वाला है। यानी 18 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। और इसी प्रकार यदि मैं y का मान है कितना रख दूँ 27 रख दूँ, चलो ठीक है 27 तो थोड़ा सा क्या बड़ा हो जाएगा। और यदि मैं इसका मान रख दूँ जैसे कि कोई भी मान मैंने रख दिया 20, कितना रख दिया 20 रख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16 बचने वाला। ठीक है ना, तो 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 2 जाने वाला 1। अब हम देखो इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो देखिए मैंने जो 1 सेंटीमीटर बराबर जो भी इकाई ली है वो कितनी है 4 इकाई ली है। कितनी ली है 4, यानी 4 का पढ़ा में देखो यहाँ पे कितना है 1400 के 8 312 416 520 इस प्रकार आ जाएंगे। जो भी देखो 18 है ना 5 है 6 वो इसके अंदर बीच में आ सकते हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पे छोटे छोटे जो कॉलम होते हैं 10 उसमें आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कि पहला हमारे पास ये है कि अक्ष का मान 5 है, y का मान कितना है 1 है। अक्ष का मान कितना है 5, 4 के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर जैसे कि 5 मैंने मान लिया भाई यहाँ पर है कितना है 5 यहाँ पर है। ठीक है, 5 6 7 मतलब इस प्रकार इसके अंदर मान आएंगे। तो 5 यहाँ पर है और 1 कितना है 1 y बराबर 1 हम यहाँ पर मान ले, तो मैंने 1 पॉइंट यहाँ दर्शा दिया। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 है, मतलब इस प्रकार भी आप रख सकते हैं। अब देखिए अब y का मान 2 है, अक्ष का मान 6, अक्ष का मान देखो 6 मान ले 5 और 6 मान लिया मैंने यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद y का मान 2 है, 2 इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे कि एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है उसमें हमें बताया गया है कि अक्ष का मान 18 है, y का मान भी कितना है 18 है 16। अब 17 18 यहाँ पर मान लेते हैं और 16 17 हम यहाँ 18 यहाँ से थोड़ा सा देखिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो नहीं कितना है 18 है। ठीक है, तो 18 थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा 16 17 18 18 यहाँ पर है ना, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा थोड़ा, तो ये 18 इस प्रकार आ जाएगा।
ये थोड़ा सा सही सेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ हम यहाँ पर मान लेते हैं। और उसके बाद है 16 और 20 है, 16 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, 20 हमारे पास यहाँ पर है। तो थोड़ा सा ये सेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वापस से देखिए, जिसकी मैंने माना था कि अक्स का मान यहाँ पे 16 है, अक्स का मान यहाँ पे 16, वाई का मान कितना है यहाँ पर 20 है, तो ये हमने पॉइंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है ये 18 है, तो लगभग ये 18 यहाँ पर हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस ये पॉइंट नहीं है। तो देखिए अब हम आपको इस दोनों पॉइंटों से ये रेखा ले जानी है, ठीक है, तो आगे तक ले जा सकते हैं। तो अब देखिए, अब आपको इन पॉइंटों को मिला ये लगभग, मतलब ये 20 आएगा, मतलब जब ग्राफ में करेंगे तो हम वास्तव में हमें 20 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें 20 मिल रहा है। और यदि हम इनको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16। तो जो पॉइंट आप प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आप पहले एक्स का मान कितना आएगा 20, वाई का मान कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, ठीक है। तो अब देखिए हमने लंबाई कितनी मानी थी, एक्स का लंबाई तो हमारे पास है, अब हम लिख देंगे तो लंबाई कितनी है 20 है। और चौड़ाई है, चौड़ाई क्वेश्चन में बताई गई है कि जो वाई का मान है, जो हमारे पास है, जो चौड़ाई कितनी बताई गई है, तो चौड़ाई होने वाली है 16। कितनी होने वाली है हमारे पास, अब 16 होने वाली है। तो ये हमारा जो 500 क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए जो हम 3.3 करेंगे उसमें प्रतिस्थापन विलोपन है, तो मतलब जो ये क्वेश्चन है हम दो चार क्वेश्चन वो करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम ये मतलब सीधा हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हम कर सकते हैं, वो हम 3.3 में पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है और दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण है जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब एक हमें अन्य जो एक समीकरण लिखनी है, मतलब वो क्या करे, या तो उनसे प्रतिच्छेद करे, दूसरी है वो समांतर हो, फिर या क्या हो संपाती हो। देखो बहुत सरल सा ही है, हम a1/a2 से हम तुलना करके लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है। अब देखिए हम इसकी जो तुलना है a1 तो एक समीकरण है, तो हम यहाँ रखेंगे a1 बराबर कितना होगा 2 और b1 बराबर कितना होगा 3 और c1 बराबर होने वाला -8 है। तो अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में हमें दिया गया कि यदि प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो पहली कंडीशन हम रखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2, ये होना चाहिए, ठीक है। और हमें अब देखो a1 का मान कितना है 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, और a2 का मान हमारे पास कोई है नहीं। और उसके बाद हमें दिया गया है कि b1 का मान हमारे पास है 3, कितना है 3, और b2 का मान हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। और अब देखो c1 ये तो चलो ठीक है हम देख लेंगे। अब देखो कि a2 का मान है कितना है, a2 का मान है वो 2 नहीं हो सकता, b2 का मान है वो 3 नहीं हो सकता। b2 का मान देखो यदि 2 रखूँ 2/2 1 हो जाएगा, 3/3 1 बराबर 1, तो ये तो कंडीशन वही नहीं, यानी प्रतिच्छेद वो तो कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ रखेंगे a नॉट इक्वल टू 2 और 1 हो जाएगा 1 नॉट इक्वल टू b2 और a2 नॉट इक्वल टू 2 और b2 हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब देखिए अब हम यहाँ प्रतिच्छेद कराने के लिए हम कोई भी मान रख सकते हैं। a2 का मान हम देखिए 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। और b2 का मान भी हम 1 रख सकते हैं। अब हम देखो यहाँ पर 1 रखें और वज्र गुणा करें तो हमारे पास समीकरण क्या आएगा, यदि 1 हम यहाँ पर रखें और 1 हम यहाँ पर रखें तो b2 या फिर a2 3 कर दें हम, ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार हमको कर सकते हैं। तो यदि हम इनके नीचे 1 माने तो ये पहले x का आता है, फिर y का आता है और फिर अचर पद का आता है ना। तो हम यदि 1 माने तो हम क्या करेंगे, इसको 2x कर देंगे, प्लस से हम क्या कर देंगे 2y। अब देखो अचर पद हम कोई भी मतलब रख सकते हैं, ठीक है ना। अब 8 है तो हम 9 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। हमने मान लिया 7 बराबर 0, कितना मान लिया 7 बराबर 0। तो ये हमारा एक समीकरण है जो इससे क्या होने वाला है, यदि हम इन दोनों की क्या करें अनुपातों की तुलना करें तो हमारे पास आएगा प्रतिच्छेदी आएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन में हमें दिया है कि यदि रेखाएं समांतर हो, रेखाएं क्या हो समांतर हो, तो समांतर हो तो हमारे लिए जो क्या होने वाला है
समांतर होगा तो हमारे पास A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि A1 का मान कितना है, A1 का मान तो 2 है और A2 का कोई भी मान होगा, मतलब होगा हमारे पास B1 का मान 3 है, B2 का मान भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अब देखिए नॉट इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए, C1 का मान कितना है -8 है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि हम 7 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 7 रख दिया। ठीक है, तो वो देखो अब किस प्रकार होगा। अब देखिए, अब ये हमने यहाँ पे क्या रखा था 7 रख दिया, यहाँ पर भी हमने 7 रख दिया, चलो एक ही बात है। ठीक है, तो अब A2 का मान है वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और B2 का मान भी कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, नहीं 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3, मतलब 1 बराबर 1 होगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, तो हम इसको क्या रख देंगे 2x + 3y, बिल्कुल 2x + 3y रख देंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 1 को गुणा से करने 2 ही आने वाला है, और 1 को 1 से 3 से गुणा करने पर 3 आएगा बराबर, या फिर हम लिख देते हैं अब ये बराबर में 7 है, तो हमारे पास कितना आने वाला है यहाँ पर 7 ही आएगा, बिल्कुल राइट सी बात है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए मतलब ये 7 किस प्रकार माइनस तो 8 हमारे पास है, फिर C2 का मान कितना है 7 ही तो है, तो हम इसको इस प्रकार रख सकते हैं, और 7 को हम आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन है अपने पास है कि रेखा यदि क्या हो संपाती हो, क्या हो संपाती होने के लिए हमारे पास कंडीशन है वो क्या होनी A1/A2 B1/B2 C1/C2 सभी के आपस में बराबर हो, तो हम क्या रखेंगे A1 का तो मान हमारे पास 2 है ही, B1 का मान हमारे पास 3 है ही, और C1 का मान हमारे पास कितना है -8 है, तो हम A2 का मान 2 रखें, B2 का मान भी 3 रख सकते हैं, और C2 का मान भी -8 रख सकते हैं। तो इसी प्रकार की एक समीकरण हम लिख दें तो वो क्या होने वाली है संपाती तो होने वाली है। ठीक है, संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 बराबर 1 मतलब सारी जो कंडीशन है वो इसको फॉलो कर लेगी। ठीक है, तो हम जो समीकरण लिखेंगे वो किस प्रकार लिखेंगे, हम लिख देंगे इसको जैसे कि x जो ऊपर जो समीकरण उसी प्रकार रख देंगे 2x + 3y + -8 बराबर 0, तो हम ये समीकरण भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 ग्राफ खींचे, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो मतलब x अक्ष पर जो त्रिभुज बनता है उसका हमें निर्देशांक लिखना है, और त्रिभुज है उसको हमको छायांकित करना है। ठीक है, तो हमने ये दोनों समीकरण लिख दिए। अब हम देखो ज्ञात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होने वाला है कि x - y + 1 बराबर कितना है 0, तो हम एक चर का मान निकाल लेते हैं, जैसे x बराबर निकाल लेते हैं y - 1 होने वाला है, यानी यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। तो अब देखिए हम इसको ग्राफ में किस प्रकार है सारणी बना लेते हैं, छोटी सी जो पहले करते आ रहे हैं वैसे ही x रख देते हैं, y रख देते हैं। यदि हम y का मान यहाँ पे 2 रखें तो x का मान हमारे 2 में से 1 जाने पर 1 मिलेगा। ठीक है, यदि हम y का मान यहाँ पर 3 रखें तो 3 में से 1 जाएगा तो x का मान हमें मिलेगा 2। इसी प्रकार देखिए कि समीकरण 2 से समीकरण 2 से हमारे पास क्या आने वाला है कि 3x + 2y - 12 बराबर 0, तो हम एक कोई भी चर का मान निकाल लेते हैं कि 3x बराबर है क्या होने वाला है 12 - 2y, बिल्कुल x बराबर क्या होएगा हमारे पास 12 - 2y बटा 3। ठीक है, तो अब देखिए हम ये सारणी बना लेते हैं और देखते हैं। अब देखो हम y का कौन सा मान रखिए ताकि यहाँ पे कोई भी मतलब पूर्ण संख्या है और वो 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, कितना रखें 3 रखें, कितना रखें 3 रखें, तो 3 दूनी 6 और 6 12 में 6 गए 6 बचेगा, और जो 6 है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए y का मान मैं रख देता हूँ यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6 12 में 6 गए यहाँ 6 बचेगा, और 6 में 3 का भाग जाने पर आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ पर रख देता हूँ मान -3, कितना रख देता हूँ -3, तो -3 को -2 से गुणा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और 12 6 कितना होता है 18, 18 में 3 का भाग देने पर है हमें क्या प्राप्त होगा
तो -3 रखने पर क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि हम -3 रखेंगे तो इस प्रकार रखेंगे, और 12 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 दूनी कितना होगा 6/3, 12 6 कितना होता है 18, 3 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18, यहाँ पे कितना आएगा 6 आने वाला है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो आप ग्राफ है वो इसी जगह में देख लीजिए, क्योंकि आगे जो मैं पेज पलटूँगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ है यहाँ पर ही बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए कहाँ अधिकतम 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार ये एक्स अक्ष पर होने वाला है, ये वाई अक्ष पर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई का मान -3 आ रहा है अधिकतम, -1 -2 -3। ठीक है, ऊपर भी जा रहे हैं 1 2 और 3। देखिए कि इसमें देखिए पहले x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 है और y का मान यहाँ पे कितना है 2, एक तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एक हमारे पास है x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 है, ये हमारे पास है, ये पॉइंट ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए x का मान यहाँ पे 2 है, तो देखिए हम इसको यहाँ से मिला देते हैं इस प्रकार। ठीक है ना, और ये देखिए x का मान 2 है y का मान 3 है, x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आने वाला है वापस। ठीक है, और x का मान 6 है y का मान -3 है, x का मान तो यहाँ पे 6 है y का मान -3 है, तो ये यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए आप इसको इसे मिला दीजिए, तो देखो अक्ष अक्ष के साथ, ये अक्ष अक्ष है, इसके साथ ये त्रिभुज बन रहा है। क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो आप क्या रखेंगे इस पर, तो ये जो लगभग ये 4 से जाएगा, क्या से जाएगा, ये 4 से जाने वाला है, और ये ना थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इधर से जाएगा, मतलब -1 से जाएगा, यहाँ पे क्या किधर से जाएगा -1 से जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज यहाँ से थोड़ा सा ये जो लाइन है वो थोड़ी सीधी नहीं खींची। ठीक है ना, तो ये यहाँ से बन जाएगा। वो देखिए अब देखो इस बिंदु निर्देशांक किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट, ये 2x का, यहाँ पे कितना है 3 है, 2,3 आने वाले, कोई बिंदु दे दिया P, यहाँ पे मैंने दे दिया Q, उसका निर्देशांक क्या आने पहले हमेशा अक्ष अक्ष का, तो अक्ष पर यहाँ पे कितना -1 है, y का मान यहाँ पे कितना है 0, मतलब -1 पर ये काटेगा। ठीक है, और ये देखिए ये कितना है, ये यहाँ पर है 4 है ना, तो अक्ष का मान तो 4 है, y का मान कितना है यहाँ पर है 0, तो आप ये बिंदु P Q और R यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो ये आपका प्रश्नावली होगी, 3 पॉइंट है, तो वो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।